हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम जानकारी आप सभी को देने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और महान विद्वान महापुरुष की। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आर्यभट्ट की। दोस्तों, आर्यभट्ट का जन्म सन 476 ईसा पूर्व में बिहार के पटना में हुआ था। उस समय उसका नाम पाटलिपुत्र था। इन्होंने अपने जीवन काल में दो प्रमुख रचनाएं की, एक आर्यभट्टीय और दूसरा आर्यभट्ट सिद्धांत। दोस्तों, इनका महत्वपूर्ण योगदान पाई का एकदम सटीक मापन, अर्थात इन्होंने पाई का अन्वेषण किया और इन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण की विस्तार से गणना की और इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जब दुनिया गिनती भी नहीं सीख पाई थी, उस समय आर्यभट्ट ने इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान की एकदम सटीक व विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपनी खोज के समय आर्यभट्ट ने बताया कि शनि ग्रह के 5 उपग्रह हैं, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने अपने ही उस बात को संशोधित करते हुए कहा कि शनि ग्रह के 7 उपग्रह हैं। आज से हजारों साल पहले कितनी सटीक खोज है कि आज के समय में कोई वैज्ञानिक शनि ग्रह का 8वां उपग्रह नहीं खोज पाया। अगर शनि ग्रह का 8वां उपग्रह होता तो आर्यभट्ट स्वयं ही बताकर जाते, और ये सभी खगोल विज्ञान की खोजें बिना किसी दूरबीन के संभव नहीं है। दोस्तों, वर्तमान में हम और आप सभी ये जानते हैं कि दूरबीन की खोज 1610 में गैलीलियो ने की थी, लेकिन गैलीलियो से हजारों साल पहले आर्यभट्ट ने जो खगोल विज्ञान की खोज की वह बिना दूरबीन के संभव नहीं थी। अतः उस समय भी दूरबीन थी। दोस्तों, आर्यभट्ट ने जिस समय अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति व पाई का सटीक मापन और किसी भी वृत्त के व्यास का मापन व खगोल विज्ञान आदि के विषय में जो अमूल्य व सटीक ज्ञान दिया, उसकी के कारण उस काल का नाम स्वर्णिम काल के नाम से विख्यात है। दोस्तों, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना आर्यभट्ट थी, जिसे इन्होंने 499 ईसा पूर्व में लिखा था। इसमें इन्होंने गणित और खगोल विज्ञान की विस्तृत जानकारी संग्रह की। इनकी मृत्यु 550 ईसा पूर्व में 74 वर्ष की उम्र में हुई थी। अपने इस पुस्तक में इन्होंने जिक्र किया है कि अब तक कलयुग के 3600 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। दोस्तों, इन्होंने समय की इस प्रकार गणना की कि आज के आधुनिक युग का कोई वैज्ञानिक इन्हें टक्कर नहीं दे सकता। अर्थात इन्होंने रात दिन के समय 24 घंटे में विभाजित किया और हफ्ते के 7 दिनों की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे हिंदू, बौद्ध, पारसी, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्म संप्रदाय अपनाते हैं। किसी भी धर्म या संप्रदाय ने इसमें बदलाव नहीं किया, बस इन्होंने अपनी अपनी भाषा में दिनों के नाम का रूपांतरण कर लिया है। जैसे सोमवार को मंडे, मंगलवार को ट्यूसडे आदि। अतः हमारे महापुरुषों ने जो विज्ञान विश्व को दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण व लाभदायक रहा। उस समय मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और तक्षशिला महाविद्यालय ज्ञान का एक बहुत बड़ा व महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
जिसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने सन 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की करीब 90 लाख पुस्तकें लगातार 3 महीने तक जलती रही। दोस्तों, हमारे देश में प्राचीन समय में नालंदा और तक्षशिला महाविद्यालय ज्ञान के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, जिसमें हजारों छात्र छात्राएं व शिक्षक पठन व पाठन कार्य करते थे। उस समय विदेशों की हजारों छात्र छात्राएं पेंडिंग में रहते थे। दोस्तों, यूं ही नहीं हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। आज के समय में जो वैज्ञानिक खोजें हो रही है, उनके विषय में हमारे महापुरुषों ने हजारों साल पहले बता दिया था। दोस्तों, आर्यभट्ट से 2 प्रमुख महापुरुष प्रेरित हुए, जिन्होंने और भी महत्वपूर्ण खोजें की। उनका नाम है वराहमिहिर और भास्कराचार्य जी। दोस्तों, इन पर भी मेरी वीडियो बहुत जल्द ही आएगी। सभी भाई इस तरह की इतिहास से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।